नमस्कार सभी को, बहुत सारा प्यार। और आज एक ऐसे टॉपिक के बारे में चर्चा करने हम और आपके आपस में बैठ के आए हैं। चर्चा जरूर करेंगे, लेकिन इसको बेहतरीन तरीके से ये सोच के और समझ के काम करेंगे कि यही प्रश्न हमारे एग्जाम में मिलेगा। आप कहेंगे सर ऐसा आप क्यों कह रहे हैं? मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा दोस्त, कि जब मैं आपसे कह रहा हूं ना कि एक एक प्रश्न आपको समझना है, और ये एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा चैप्टर है। आवाज आ रही है ना भाई? ये एक ऐसा टॉपिक है, ऐसा चैप्टर है जहां से आपको बिल्कुल भी ये समझिएगा कम से कम तीन तीन चार चार प्रश्न मिलने वाले हैं। तीन तीन चार चार प्रश्न एक चैप्टर से। सर हाँ भाई, एक चैप्टर से। मेरी बात को समझने का प्रयास करिएगा। जैसे मैंने कल आपको वाक्य रचना पढ़ाया था, वाक्य संरचना, है ना? तो मैं आपको उसमें एक बात बताना चाह रहा हूं कि थोड़ा सा दिमाग लगाना है मेरे भाई, थोड़ा सा। कितना? बिल्कुल थोड़ा सा, इतू सा दिमाग लगाना है और आसानी से क्वेश्चन बनता जाएगा। लेकिन उसके लिए थोड़ा नींव मजबूत करना बड़ा जरूरी है। आप कहेंगे कैसी नींव मजबूत करना? तो मेरे भाई इस बात को समझिएगा कि जिस तरीके से ये क्वेश्चन आता है ना, वो कई जगह पूछा जाता है। देखिए कैसे पूछते हैं। या तो पूछेगा कि दिए गए शब्द में कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो चार ऑप्शन दिए गए होंगे, एक अशुद्ध होगा भाई साहब, मतलब तीन अशुद्ध होंगे, एक शुद्ध होगा। या क्वेश्चन पूछेगा दिए गए निम्नलिखित शब्दों में से बताओ कि कौन सा शब्द अशुद्ध है, तो तीन शुद्ध होंगे, एक अशुद्ध होगा। या तो पूछेगा शुद्ध है या पूछेगा अशुद्ध है। बात क्लियर है भाई? या फिर किसी भी वाक्य में देने के बाद पूछता है कि बताओ वर्तनीगत, दिए गए वाक्य में वर्तनीगत अशुद्धि कौन सी है। तो यहां से प्रश्न आता है कि दिए गए वाक्य में वर्तनीगत अशुद्धि कौन सी है, मतलब वाक्य में किसी ना किसी रूप में, या तो मात्रा के रूप में, या क्रम के रूप में, या शब्द आगे पीछे हो गए उसके रूप में, किसी भी रूप में कोई ना कोई गलती आपको मिलेगी। और जब आप ये समझ जाएंगे कि भाई यहां गलती मिलेगी, तो आपकी नजरें भी एकदम ईमानदारी से ये समझ पाएंगी कि भैया हमें ये पता है, वालेकुम सलाम सभा, कि हमें ये पता है कि यहां से ये प्रश्न बनेगा। तो मैं आपको बड़े मन से और बड़े धैर्य के साथ ये बताना चाहूंगा बच्चों कि आप इस बात को ध्यान से सुनने का प्रयास करिएगा, और आप ईमानदारी से एक एक प्रश्न बना पाएंगे और बड़े अच्छे तरीके से बना पाएंगे। ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं। ठीक है भाई, आवाज आ रही है मेरी? एक बार थोड़ा सा पेन उठाया था बच्चे, पेन यहाँ पे जो है इधर हो गया था ना। अच्छा, अब देखो मेरी बात को सुनना यहां से। ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चे कि आपको खुद एहसास हो जाएगा कि सर इस टॉपिक में तो बहुत सारी चीजें छुपी हुई हैं। देखो, मैंने कहा शब्द को सही लिखने का ढंग और तरीका क्या कहलाता है बच्चे? तो आप कहेंगे भैया वर्तनी कहलाता है। क्या बोलेंगे दोस्त? आप बोलेंगे भैया कि इसमें सही रूप से ढंग, मतलब कहने का मतलब आप सीधी अगर भाषा में कहो तो सही ढंग से और सही रूप से लिखने का तरीका क्या कहलाता है? वर्तनी कहलाता है। अब एक बात सुनना मेरी बात, ये बात यहीं समाप्त नहीं होती है बच्चे, इस बात को समझिएगा। मैंने कहा कि अनुसार क्या है, मैंने कहा पंचमाक्षर क्या है, नुक्ता क्या है, और मैं कहूंगा उच्छिप्त व्यंजन क्या है। मैं कहूंगा उच्छिप्त व्यंजन क्या है। अब इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, आ जाओ बेटा सबा, वालेकुम सलाम। आ गया भैया सारे दोस्त। अब मैं कह रहा हूं, देखो आपने एक चीज देखी होगी, जैसे मान लो मैंने कहा का कबूतर, ध्यान से देखना, एक शब्द एक अक्षर लिख दिया, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या आप अनुसार बता सकते हैं कहां लगेगा? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल बता सकते हैं। ठीक है भाई, सभी को नमस्कार, सभी को बहुत सारा प्यार। आ जाओ, अब मेरी बात को सुनना। जैसे ही मैंने आपके सामने ये कहा कि भाई इसमें हमें एक चीज दिख रही है, आपने कहा क्या दिख रही है सर? तो मैंने आपके सामने एक चीज डाल दी, भाई साहब ये का कबूतर है। अब इसमें कहीं भी कोई बिंदी लगी है? नहीं। अब ध्यान से सुनना भाई, अनुसार के ऊपर आते हैं। तो आपने ऐसे करके लिखा देखा होगा भी कि जैसे मान लो आपने कह दिया संग, देखा है नहीं देखा? आपने कह दिया भैया आपके सामने, मैंने कह दिया भाई आपके सामने, मैंने कह दिया आपके सामने भंगड़। आपने एक चीज देखी, सर ये हो शब्द कुछ भी, मेरी बात को समझना, दुनिया के बहुत शब्द हो सकते हैं। जैसे मान लो आपने अंश लिखा है ना, समझ में आ रही है बात? अंश लिखा तो ये रहा। तो मैं कह रहा हूं इस बात को समझना, जैसे मान लो अपन ने अंश ही लिख दिया, कुछ भी लिख लो यार, मेरे शब्द हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस सुनो, आप समझ लो, दो शब्द काफी हैं लिखने के लिए, दुनिया का कोई शब्द लिख लो, एक चीज ही समझ जाओगे। मैं कह रहा हूं जब किसी भी शब्द के ऊपर, मतलब कोई भी शब्द लिखा है, अब मान लो ये काकबूतर अक्षर है, तो इसके अक्षर के ऊपर जो भी बिंदी लगेगी वो क्या कहलाएगी बच्चे? आपने कहा भैया इसको हम अनुस्वार कहेंगे। क्या बोलेंगे दोस्त? इसको हम अनुस्वार कहेंगे। ये बात समझ में आई भाई? ये बात समझ में आई सारे दोस्तों के? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल समझ में आई है। मैंने कहा दोस्त आपके सामने भंगड़, तो ये सब अनुसार और ये दोनों जो लिखे हैं ये क्या हो जाएंगे भैया? अनुसार हो जाएंगे। बात क्लियर है भाई?
यहां तक कौन दिक्कत है भाई किसी बच्चे को? नहीं है सर, समझ रहे हैं ना। अब मैंने आपसे एक बात कही भाई, क्या मैंने कहा ये बताओ पंचमाक्षर का मतलब है। ये जब तक नहीं समझोगे ना तब तक बात खराब रहेगी, सुन लेना। तो आपने पढ़ा कै खे गै घे गे, इसका पंचमाक्षर आप पढ़े हैं भैया या नहीं पढ़े? आपने कहा हाँ सर पढ़े हैं, ऐसे करके। चे छे जय जय ही है, तो चे का पंचमाक्षर आप पढ़े हैं या नहीं पढ़े? आपने कहा हाँ सर पढ़े हैं। टे ठे डे ढे डे, तो आपने कहा टे का पंचमाक्षर पढ़े हैं आप? आपने कहा हाँ पढ़े हैं। तो मैंने कहा ये क्या हो जाएगा? टे ठे डे ढे डे हो जाएगा। टे का पंचमाक्षर क्या हो जाएगा? ते थे दे धे ने, तो आपने कहा ने हो जाएगा। पे फे बे भे में, तो आपने कहा गुरुजी पे का पंचमाक्षर में हो जाएगा। बोलो इतनी बात तो वर्णमाला में आप सब लोग पढ़े ही होंगे भाई, इतनी बात तो वर्णमाला में आप सब लोग पढ़े ही होंगे, नहीं पढ़े? बताओ पढ़े ही हो या नहीं पढ़े? नुक्ता अनुसार रावट, ठीक है भाई, क्लियर है मेरी बात? अब जैसे ही आपके दिमाग में ये बात आई कि भैया हम तो इसको कर देंगे, मैंने कहा भाई कर देंगे नहीं, करना पड़ेगा। कर देंगे नहीं, करना पड़ेगा। आप कहेंगे सर क्यों? देखो इधर ध्यान देना, थोड़ा सा ध्यान देना मेरी बात पे। मैंने जैसे ही आपके सामने ये बात कही कि ये जो आपके सामने शब्द लिखा है, तो आप इसमें समझ पाएंगे कि भाई इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने कहा होनी भी नहीं चाहिए। आपने कहा ये पंचमा अक्षर है सर, हमें पता है। मैंने कहा भाई बस खत्म कहानी, ये समझ गए तुम, मजा आ जाएगा। मैं कह रहा हूं जैसे आपके सामने कोई एक शब्द लिखो, जैसे मान लो मैंने कह दिया आपके सामने भाई साहब कोई एक शब्द लिखो जिसमें पंचमा अक्षर का प्रयोग अनुस्वार के रूप में किया जाता है। और मैंने, आपको याद होगा मेरी क्लासों में आप सुनते होंगे, तो मैंने आपसे ये कहा होगा कि पंचमा अक्षर का प्रयोग डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने किया था। याद है नहीं है? अरे भाई याद है नहीं है? अब देखो जैसे मान लो मैंने कहा भाई आपके सामने पंखा कह दिया, चल जा भाई, तो मैंने आपके सामने क्या कह दिया? पंखा कह दिया। क्या कह दिया बेटा? ठीक है। और बताओ बहुत सारे शब्द जो बच्चे बता सकते हैं, जैसे मान लो मैंने कहा चंचल कह दिया, तो ध्यान देना मेरी बात पर, अभी मैं बिल्कुल बेस समझा रहा हूं आपको, बेस। तो मेरे बच्चे ये जो अनुसार प्रयोग हो रहा है ना, ये पंचमा अक्षर के रूप में हो रहा है। देखो कैसे, मैंने कहा देखो पंखे को आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं भैया, आपने कहा कैसे? देखो इस खे का पंचमाक्षर अनुसार के रूप में आ जाएगा। ये पापत्ता है, जिसके ऊपर अनुस्वार लगा है उसके जस्ट पीछे वाले अक्षर के पंचमा अक्षर का प्रयोग अनुस्वार के रूप में करेंगे। देखो कैसे, तो मैंने पे आ गया। अब इसका पंचमा अक्षर कौन सा होता है भैया? आपने कहा ये होता है खे का, और खे लिख देंगे। तो आपने कहा गुरुजी क्या हो जाएगा? पंखा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? पंखा हो जाएगा। या पंख लिखना है तो पंख लिख देंगे, उससे कोई मतलब नहीं है। चंचल आपने कहा गुरुजी च है, हाँ। अब अनुस्वार को बदलना है पांचवें में, तो आपने कहा इस च का पांचवा अक्षर लाओ। तो आपने च का पांचवा अक्षर कौन सा लिखा है भैया? आपने कहा ये रहा। तो आपने कहा गुरुजी कैसे लिखेंगे? च का पांचवा अक्षर ये रहा, ऐसे ही तो लिखेंगे इसको आधा। तो आपने कहा मास्टर साहब च और ले, ये क्या लिख जाएगा? चंचल लिख जाएगा। ठीक है भाई, थोड़ा सा सुनना भाई, आप एक एक बात समझ जाओगे, बस सुनने का प्रयास जरूर करना। अगर नहीं सुनेंगे तो फिर दिक्कत हो सकती है भाई, इस बात को समझ लेना। ठीक है, आ जाओ। अब मैंने कहा भाई नुक्ता किसे कहते हैं? नुक्ता। अब मैंने कहा आपसे कि नुक्ता किसे कहते हैं, बहुत ध्यान से सुनना भाई। अगर आप समझ सकते हैं ना तो मजा आ जाएगा दोस्त। देखो मैंने कहा नुक्ता किसे कहते हैं, तो मैंने कहा नुक्ता उसे कहा जाता है जो आप, अच्छा नुक्ता दिया किसने था? जैसे मान लो आपने कहा कै कबूतर है, तो इस कै पे नीचे जो लगा रहे हो तुम, ये क्या है बताओ? आप कहेंगे गुरुजी यही तो नुक्ता है। आप कहेंगे भैया बस यही तो नुक्ता है। क्या है दोस्त? मैंने कहा भी ये नुक्ता है। आपने कहा हाँ। किसने दिया था सर? बिल्कुल धीमे धीमे सुनते रहना, आप ईमानदारी से एक एक चीज सीख जाओगे और मन से सीखने का प्रयास करोगे, यकीन मानिएगा। देखो अब मैंने आपके सामने ये बात कही भैया नुक्ता, तो मैं कह रहा हूं नुक्ते का प्रयोग जो किया था वो किसने किया था? तो इसकी परिभाषा कहती है कि उर्दू भाषा से आए हुए अक्षरों को बदलना पड़ा था। आपने कहा क्यों? इधर देखो, अब इसको देसी भाषा में अगर मैं कह दूं ना आपसे, तो आपको एक बात याद रखनी है कि उर्दू भाषा से आए शब्दों के, उर्दू भाषा में आए शब्दों में, या उर्दू भाषा से आए अक्षरों के नीचे, या इसको और पलट लो, उर्दू भाषा से आए हुए कुछ व्यंजनों के नीचे तल बिंदु और नुक्ते का प्रयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि हिंदी में प्रयोग करना है। हिंदी में प्रयोग करने के लिए उर्दू से आए कुछ व्यंजनों के नीचे तल बिंदु या नुक्ते का प्रयोग किया जाता है। क्या परिभाषा को पढ़े हो दोस्त? इसको, क्या परिभाषा को मेरे भाई आप सारे दोस्त पढ़े या नहीं पढ़े? बताओ, कोई दोस्त ऐसा है जो नहीं पढ़ा हो? नहीं पढ़ा हो तो भाई पढ़ना पड़ेगा। ये बात आप ध्यान से सुन लेना मेरी, बहुत कान खोल के। कैसे सुननी है सब? कान खोल के सुननी है। देखो अब देखना मेरी बात बहुत प्यार से भाई, समझने वाली यू है कि आप जब समझेंगे तभी कुछ समझ पाएंगे। देखो
मैंने कहा आपके सामने, जैसे आपने देखा होगा कै, हाँ मैंने देखा भाई साहब, आपने देखा होगा कै, आपने कहा हाँ, मैंने कहा ऐसे करके देखोगे आप है, हाँ मैंने कहा ऐसे करके देखोगे आप गए, हाँ जय देखोगे, हाँ फै देखोगे, हाँ क्या इतनी बात पढ़े हो भाई? आपने सर बिल्कुल पढ़े। ठीक है भाई, ओके, तुक्का मारते रहो तुम, आ जाओ। अब इधर देखना, मैंने कहा भाई इसका मतलब क्या है, देखो समझाऊंगा, ध्यान से देना। जैसे मान लो मैंने एक शब्द लिखा आपके सामने जिंदगी, बताओ कितने लोग कह रहे हैं जिंदगी गलत लिखा है या सही लिखा है? जिंदगी गलत लिखा है या सही लिखा है, बताएंगे? जैसे गजल लिखते हो, अखबार लिखते हो, तो आप कहेंगे सर ये जिंदगी गलत लिखा है। शब्द जिंदगी नहीं होता, शब्द जिंदगी नहीं होता, जिंदगी होता है। क्या होता है? नुक्ता लगाना पड़ेगा, नुक्ता लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इस बात को समझिएगा कि यहां साफ तौर से यह कहा गया है कि उर्दू भाषा से आए हुए व्यंजनों के नीचे हिंदी में प्रयोग करने पर तल बिंदु या नुक्ते का प्रयोग किया जाता है। देखो इधर सुनते रहना, बस आप एक एक चीज समझोगे। अब आते हैं मेरे लाल लालियों उत्क्षिप्त व्यंजन की ओर। अब आते हैं मेरे लाल लालियों उत्क्षिप्त व्यंजन की ओर। सर उत्क्षिप्त व्यंजन क्या होता है? सुनते रहना भाई ध्यान से। आप कहेंगे सर उत्क्षिप्त व्यंजन डे और ढे पढ़े थे हम तो, उत्क्षिप्त व्यंजन डे और ढे पढ़े थे सर हम तो मैंने कहा भाई यही तो है, बस इतना ही पढ़ना था और कुछ नहीं पढ़ना था। जिनको ताड़नजात व्यंजन भी कहते हैं, पढ़े हो नहीं पढ़े उत्क्षिप्त व्यंजन को? उत्क्षिप्त व्यंजन, ताड़नजात व्यंजन, द्विस्पर्शी व्यंजन, और दूसरा नाम आपको बताना है, एक और मैंने बता रखा, बताओ। द्विगुण व्यंजन, याद है ना? द्विगुण व्यंजन। तो इनका एक ही नाम होता है, चार नाम कह लो, लेकिन है यही। ठीक है, अब बात यही समाप्त नहीं होती भाई, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। देखो वर्तनी अगर ये नहीं सीख पाई तो फिर भाई दिक्कत रहेगी, ये पहले सुन लेना। दो, अब मैंने जैसे ही आपके सामने ये बात कही तो आपकी जो है नजरें थोड़ी सी बदलना शुरू हो गई, थोड़ी सी बदलना। देखो सब कुछ सीख जाओगे, बस थोड़ा सा पेशेंस रखना। देखो आप, मैंने कहा उत्क्षिप्त में वर्तनी के बारे में जानते हैं बच्चे। अब एक बात बताइएगा मेरे दोस्त, कि आपने कहा डे और ढे शुरू में नहीं होगा। आपने कहा सर ये क्या बात कर रहे हो आप? भाई ये बात ध्यान से सुन लेना, मैं आपको बता रहा हूं, किसी भी यूनिवर्सिटी का आप पेपर देंगे ना, किसी भी यूनिवर्सिटी का, जैसे एनटीए जिसको कंडक्ट कराता है, इस बात को समझिएगा, अगर जैसे किसी ने 12th कर ली है तो 12th के बाद मेरे दोस्त किसी भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेते हैं तो आपको एक यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा, और जिसमें हिंदी कितने की आएगी? 200 नंबर की आएगी भाई साहब, 200 नंबर की आएगी। तो मैं वही समझा रहा हूं कि आप ईमानदारी से किसी भी यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन ले सकते हैं, बस पढ़ना है आपको। यहां से क्वेश्चन आते हैं हर जगह। तो मैंने कहा डे और ढे, तो अब देखो समझने का प्रयास करना भाई। मैं कह रहा हूं शुरू में नहीं होगा, तो आपने कहा सर कैसी बातें कर रहे हो आप? ये लिख तो नहीं है आपके सामने, डाकिया लिखा है, डपली लिखा है, ढोलक लिखा है, डिबिया लिखा है, डाकू लिखा है, डाली लिखा है, डरपोक लिखा है, डमरू लिखा है, ढोल लिखा है। सर आप कैसी बातें कर रहे हैं? ये तो हमने खूब पढ़े देखे, और आप कह रहे हैं ये प्रयोग नहीं होगा। आ जाओ, थोड़ा सा ध्यान रखो, थोड़ा सा। मैंने कहा ये डे और ढे ये पढ़ाए थे नहीं पढ़ाए थे अभी? हाँ जी। तो मैंने ये कहा बच्चे कि इनका प्रयोग कभी भी शब्द की शुरुआत में नहीं होगा। अब ये बताओ इसमें और इसमें अंतर है? आपने कहा हाँ, ये जो है ना डे और ये जो है ना ढे, ये मेरे दोस्त क्या है, इनके नीचे नुक्ता नहीं है। देखो इनके नीचे नुक्ता नहीं है और इनके नीचे नुक्ता है। तो आपने कहा ये क्या होते हैं? उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं। आपको मैंने पढ़ाया था जिसको ताड़नजात व्यंजन कहा जाता है, जिसको अपन ने उत्क्षिप्त व्यंजन कह रहे हैं, जिसको अपन उत्क्षिप्त व्यंजन कह रहे हैं, जिसको ताड़नजात व्यंजन कहा जाता है। और ये जो होता है ये मेरे दोस्त एक वर्गीय व्यंजन होता है। क्या होता है बच्चे? एक वर्गीय व्यंजन होता है। ये बात तो आप सब लोग जानते हैं, ये एक वर्गीय व्यंजन होता है, ये बात तो आप सब लोग जानते हैं, पर तो डरने की कोई आवश्यकता है ही नहीं भाई। ठीक है, अब देखो मैंने क्या कहा, इस अब ये डे और ढे ये नहीं मिलेगा, तो इसका मतलब सर ये नहीं है। जैसे आपने लिखा डलिया, तो क्या मेरे दोस्त इसको डलिया को मैं ऐसे लिख दूं? बताओ, डलिया को मैं ऐसे लिख दूं? आपने कहा सर नहीं, ये क्या हो जाएगा? गलत, क्योंकि नुक्ता नहीं आएगा। मैंने कहा आपके सामने ढोलक, क्या सर इस ढोलक को मैं ऐसे लिख दूं? बताओ, क्या मैं ढोलक को ऐसे लिख दूं? आप लोग बोलो। तो आपको जवाब देना पड़ेगा कि ढोलक जो है ये सब 100% गलत है, ऐसे नहीं होगा गुरुजी, ऐसे लिखा जाएगा। ये रहा आपके सामने, कहां ये रहा, नीचे नुक्ता नहीं आएगा। क्लियर है मेरी बात भाई? बात क्लियर है मेरी? बात क्लियर है भाई? कोई दिक्कत? अब देखो, अब मैंने कहा आपके सामने अंग्रेजी के शब्द में उत्क्षिप्त नहीं लगेगा। सर इसका क्या मतलब है? सर इसका क्या मतलब है? देखो जैसे आपके सामने चाइल्ड शब्द लिखा है, देखो इसको समझो, चाइल्ड।
तो मैं कह रहा हूं इस चाइल्ड को आप इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं बेटा। आपने कहा सर ऐसे ही तो लिखा है, इस तरीके से क्या? अब मैं इसको कह रहा हूं आपके सामने, इस चाइल्ड को ऐसे हटा के आप ऐसे लिख लो। क्या मेरे दोस्त लिख सकते हो? बताओ, क्या मेरे भाई इसको चाइल्ड को ऐसे लिख सकते हैं? आप कहेंगे सर नहीं। क्यों? क्योंकि साफ लिखा है कि किसी भी अंग्रेजी के शब्द में द्विगुण व्यंजन का प्रयोग नहीं किया जा सकता। जब मैंने आपको वर्णमाला पढ़ाई होगी और पढ़ेंगे आप मुझसे कभी भी, है ना, तो इस बात को सुने होंगे ध्यान से। मैंने आपको कई बार कहा था कि इस डे में और इस डे में बड़ा अंतर है। तो ये द्विगुण है, ये वर्गीय व्यंजन है। तो वर्गीय व्यंजन का प्रयोग आप कर सकते हो, लेकिन द्विगुण का हर जगह नहीं कर सकते, क्योंकि ये सिर्फ हिंदी में जन्म लिए हैं, ये संस्कृत के वर्ड नहीं होते हैं। क्लियर है बच्चे? अब इधर सुनिएगा मेरी बात। मैंने कहा जब डे और ढे युग्मक हैं तब द्विगुण नहीं आएगा। सर इसका क्या मतलब है? मैंने कहा डे और ढे युग्मक है, मतलब भाई साहब युग्मक का मतलब समझते हो? आवृत्ति हो रही है, जिसे द्वित्व व्यंजन के नाम से जानते हैं। ऐसा नहीं कह सकते है भाई, ऐसा नहीं कह सकते। बताओ, आप कहेंगे सर बिल्कुल कह सकते हैं। तो आप पढ़े होंगे जैसे लल्ला कह दिया, दिल्ली कह दिया, बंटी कह दिया, है ना, बंटी नहीं होगा। ठीक है, तो युग्मक दुनिया भर होती है जो दो लगातार व्यंजन होते हैं। देखो जैसे मैंने कहा आपके सामने कबड्डी में दोनों डा रहे हैं, मैंने कहा उड्डयन में आ रहे हैं, अड्डा में आ रहे हैं, है ना, हड्डी में आ रहे हैं। बेटा हड्डी ये गलत लिख दिया, यहाँ पर हड्डी लिखो, है ना, हड्डी ऐसे लिखेंगे। अब एक बात बताओ, क्या इसमें ऐसे करके लिखूं बेटा कबड्डी में? क्या मैं कबड्डी ऐसे करके लिखूं? बताओ चल जाएगा? आप कहेंगे सर 100% गलत है। मैंने कहा क्यों? क्योंकि आपने साफ कह दिया है कि इसमें कह रहा है जब युग्मक ध्वनियां आ जाएं, जब द्वित्व व्यंजन आ जाए, तो किसी भी हालात में आप द्विगुण का प्रयोग नहीं कर सकते। क्लियर है मेरी बात? सुनते रहना भाई, एक एक बात है ना दिमाग खोल देगी आपका, आपका दिमाग खोल देगी, यकीन मानिएगा मेरी बात। आ जाओ, मैंने कहा उपसर्ग होने पर तुरंत बाद द्विगुण नहीं आएगा। सर आपने क्या बात कह दी? आप कैसी बातें कर रहे हैं? वही बातें कर रहा हूं, थोड़ा सा समझिएगा भाई। मैंने आपको यह समझाया कि उपसर्ग होने के तुरंत बाद द्विगुण नहीं आएगा। जैसे आपने कहा गुरुजी एक शब्द देखो कई बार पूछा गया है, ये आपके कई बार, समझ रहे हैं ना, तो मैंने कह दिया अडिग। अब एक बात बताओ, अडिग में कोई उपसर्ग है क्या? आपने कहा हाँ। क्या अडिग ये सही है या अडिग ये सही है? ध्यान से सुनना भाई, एक ये ऐसा चैप्टर है जो आपके दिमाग की नसें भी खोल सकता है। लेकिन अगर नहीं सीखना चाहते तो आप मौज ले सकते हैं, फिर यू एकदम। अब मैंने आपके सामने कह दिया अडिग, तो आपने कहा सर यहां पे नुक्ता है नहीं है और यहां नुक्ता है, तो आपने कहा ये सही है ये सही है। तो मेरे भाई ये कैसा है गलत है और ये कैसा है सही है? सर क्यों? इधर देखो, ध्यान दो मेरी बात पे। मैंने आपको यहां क्या रखा है अडिग, तो आपने कहा गुरुजी इसमें क्या हो जाएगा? ए उपसर्ग हो जाएगा, प्लस में डिग हो जाएगा भी, प्लस में डिग हो जाएगा। आपने कहा, तो मैं कह रहा हूं जब किसी भी शब्द में उपसर्ग लगा मिले तो उसके तुरंत पीछे द्विगुण नहीं आएगा, वर्गीय व्यंजन आएगा। देखो आपके सामने है, निडर में देखो नी प्लस डर हो जाएगा, बेढंगा में बे प्लस ढंगा हो जाएगा। तो आप एक चीज को देख पा रहे हैं कि किसी भी शब्द में आपको सिर्फ एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी दोस्त, और वो है क्या? सिर्फ और सिर्फ मेरे दोस्त अनुस्वार। बात समझ में आ रही है? आ जाओ। आप कहते हैं डे और टे, नहीं डे और ढे होता है बेटा कि तुरंत पहले या बाद में अनुस्वार आने लगा। क्या आने लगा बेटा? अनुस्वार होने पर द्विगुण नहीं आएगा। आपने कहा है ये क्या बात कर रहे हो? देखो अब आपने इधर देखा, देखो मान लो छोटा सा शब्द ले रहा हूं बिल्कुल झंडा, इससे आप बहुत बढ़िया समझ जाएंगे। मैं कह रहा हूं झंडा लिखा आपने, अंडा लिखा। क्या अंडा ये सही है या झंडा ये सही है? बताओ बताओ भाई बताओ, बताओ भाई। एक नंबर सही है। अच्छा जी बहुत बढ़िया। इधर देखो, अब मैंने आपके सामने इधर देखो, ये आपको समझाने के लिए इतना जानदार और शानदार उदाहरण है बच्चे कि आप है ना यूं कहने लगेंगे कि सर वाकई आपने जो है ना वर्तनी पे हमारा एकदम वर्चस्व बना दिया है, ताकत दी है आपने हमें वर्तनी में। मैं वही कह रहा हूं, थोड़ा दिमाग लगाना। मैंने अंडा ये कहा तुम्हारे सामने, अंडा ये कहा। मैंने झंडा ये कहा तुम्हारे सामने, झंडा ये कहा। अब एक बात और, इसमें अंतर क्या है? तो मैंने कहा यहां अनुस्वार नहीं है, यहां अनुस्वार है, यहां द्विगुण नहीं है, यहां द्विगुण है, यहां द्विगुण नहीं है, यहां द्विगुण है। सर इतनी सी गलती? अरे भाई ये इतनी सी नहीं है, पूरा शब्द खा जाएगी, आपका बाग खा जाएगी। अब आप इधर देखना, मैंने कहा ये क्या है गलत है, मैंने कहा ये क्या है गलत है। आपने कहा क्यों? इधर देखो, मैं यही समझाना चाह रहा हूं, इसका रूल होता है
एक बात बताओ, अभी सिखा के गया कि जिस वर्ड के ऊपर अनुस्वार लगा है, जिस अक्षर के ऊपर अनुस्वार लगा है, तो उसके तुरंत पीछे वाले वर्ड का ही पंचमा अक्षर प्रयोग हुआ होगा अनुस्वार में। लेकिन एक बात बताओ, ये डे और ढे लिखे हैं, ये डे और ढे लिखे हैं, क्या इनका कोई पंचमा अक्षर है? आपने कहा सर नहीं है। तो फिर अनुस्वार कैसे आ जाएगा? फिर अनुस्वार कैसे आ जाएगा? अब देखो, तो इसीलिए तो अंडे को आपने देखा होगा, इसको अंडे को टे ठे डे डे, इस अनुसार के पीछे क्या रहा डे, तो आपने कहा वर्गीय व्यंजन है टे ठे डे डे डे। समझ रहे हैं मेरी बात? तो आपने कहा इसको ऐसे भी लिखा जाता है सर अंडा। बोलो मजा आया क्या? मैंने कहा झंडा, आपने कहा सर झंडे को ऐसे लिखते हैं, झा अनुस्वार की जगह आएगा देखो टे ठे डे डे डे, तो आपने कहा डे आएगा। इसका पीछे क्या आ रहा है? डे आ रहा है, तो आपने कहा झंडे को ऐसे भी लिखते हैं। बोलो मानते हो भाई या नहीं मानते? क्या यहां कहीं अनुस्वार लिखा, यहां कहीं नुक्ता लगाया मैंने नीचे बेटा द्विगुण? देखो इन दोनों में गलत है, क्योंकि अगर ये द्विगुण है ना तो इसका पंचमा अक्षर हो ही नहीं सकता। जब है ही नहीं है तो बनेगा कैसे, ये बताओ? तो आपने कहा गुरुजी ये सही है और ये सही है। अब इसको चाहे ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख दो, सर दोनों बात जमेंगी, सर दोनों बात जमेंगी। आई बात समझ में? नहीं आई खोपड़ी में? ऐसे ही देखो, तुम बहुत सारे शब्द बना लो अपने, ऐसे ही देखो कैसे। मैंने कहा डंडा, तो आपने कहा डंडे को ऐसे ना लिख के सर ऐसे भी लिख दो डंडा, हम तो लिख सकते हैं। 8 नंबर को सर ऐसे ना लिख के आप 8 नंबर ऐसे लिख दो डे, अनुस्वार के पीछे आ रहा है तो पे बे भे मैं हो जाएगा। तो आपने कहा गुरुजी बाबा करिए, और ये 8 नंबर ये सही लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। मंडन, आपने कहा सर मंडल को ऐसे लिख दो या मंडन को ऐसे लिख दो, मंडल मंडल लिखा है बेटा ये, ठीक है मंडल। तो आपने कहा गुरुजी कैसे लिखेंगे मंडल को? मंडल डेट है डेट है ना, और डे और ले, ये रहा मंडल। समझ में आ रही है? क्लियर है? नहीं आया समझ में? देखो अनुस्वार की जगह मैंने डे ले लिया, बस सीधा शब्द बता देना, कोई करना ही नहीं है। दंड लिखा है, आपने कहा दंड लिख दो, देखो मैंने कहा दंड ऐसे लिखा जाएगा, क्योंकि डे का 5वां अक्षर आ गया आपके सामने। समझ गए नहीं समझे बताओ? देखो अब देखो, वर्तुल रेखा अवग्रह चिन्ह किसे कहते हैं? आपने कहा ये रहा वर्तुल रेखा और अवग्रह चिन्ह, ये चिन्ह होता है जिसे आपने छंदों में पढ़ा होगा, जिसे आपने छंदों में पढ़ा होगा, इसे बोलते हैं वर्तुल रेखा या अवग्रह चिन्ह। ओके बेटे आ जाओ। अब इधर देखना ध्यान से, मेरी बात को सुनने का प्रयास करिएगा भाई, इतनी बेहतरीन चीज पढ़ा रहा हूं ना मैं आपको, मजा आ जाएगा, आप यकीन मानना। 100% क्वेश्चन बनेगा, 100% जिसको कहते हैं। और जब 100% का मतलब है भाई कि जब 100% क्वेश्चन बनेगा ना, तो भी आप ईमानदारी से जवाब कर सकते हैं बढ़िया तरीके से भाई, समझ रहे हैं ना? आ जाओ। मैंने कहा अनुस्वार का प्रयोग, तो आपने कहा अनुस्वार का प्रयोग, हाँ जी सर। अब मैं कह रहा हूं अनुस्वार का प्रयोग जो करते हैं ना, उसका मतलब क्या है, उसका लेन देन क्या है, उसका चक्कर क्या है? तो आप कहेंगे भैया क्या हो जाएगा? आप प्रभु जी आप इस बात को समझिएगा कि भाई साहब आप ठीक ठाक हैं, चलो समझ रहे हैं ना? तो मैंने कहा भाई अनुस्वार का प्रयोग पंचमा हर के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग करते हैं, नहीं ये गलत लिखा है, पंचमा अक्षर के ऊपर, पंचमा अक्षर के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग होगा। देखो मैंने कहा, किसने कहा? आपने कहा श्याम सुंदर दास ने कहा था। क्या इसने कहा? श्याम सुंदर दास ने पंचमा अक्षर का प्रयोग किया था। आपने कहा अच्छा, मैंने कहा हाँ। तो जैसे ही आपने कहा कि पंचमा अक्षर का प्रयोग श्याम सुंदर दास ने किया था, और आपको साफ नजर आ रहा है इसमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है और परेशानी भी नहीं है, मैंने कहा बहुत बढ़िया। आपने देखना भाई साहब पंखा लिखा है, आप देखेंगे इधर आपने शंकर लिखा है, आपने अंधा लिखा है। अब इधर देखना भैया आपने अंधा लिखा है, तो मैं कह रहा हूं अंधे में आपने देखा आ रहा है, मैं कहूंगा भाई साहब आपके सामने धा आ रहा है और यहां पर अनुसार लिखा है, तो मैं कह रहा हूं धै धनुष का पंचमा अक्षर प्रयोग होगा, सुनना भाई। तो आपने कहा हाँ, मैंने कहा भाई साहब आ, और मैंने कहा ते थे दे धै और न, इसका पंचमा अक्षर न हो जाएगा, अनुस्वार गायब हो जाएगा, और धा धनुष ये रहा आपके सामने। तो आपने कहा गुरुजी कैसे लिखेंगे अंधा? क्या ऐसे ही लिखा है भाई? ऐसे देखो कै का पंचमा अक्षर ये होगा, तुम्हारे सामने है, खे का पंचमा अक्षर ये हो गया, ये जो अभी सिखाया मैंने, कै बर का ही तो पंचमा अक्षर है भाई। आपने कहा हाँ जी, तो बस कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, कोई जरा सी दिक्कत वाली बात ही नहीं है दोस्त, बस सोचना है आपको, आगे बढ़ना है। अब देखो इधर लिखे हैं बहुत सारे शब्द, मैंने इसीलिए आपको जो है ना एक एक बेस बनाने का काम किया और बढ़िया तरीके से बेस बनाने का। देखो मैंने कहा गंगा, तो आपने कहा गे का 5वां अक्षर ये रहा आपके सामने, चे का 5वां अक्षर देखो चे छे जय जय ये रहा। मैंने कहा माँ का पे फे बे बे मैं, तो आपने कहा मैं का 5वां अक्षर मैं ही होता है। मैंने कहा डे 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 डे, तो आपने कहा डे होता है आपके सामने। कै खे गई, इसका 5वां अक्षर ये होता है डे, तो आपने कहा ठे, देखो ये रहा ठे टे ठे डे डे डे। मैंने कहा इसका देखो आपने झंडा ही गलत लिखा है, आपने कहा गुरुजी ये झंडा बिल्कुल एकदम गलत लिखा है, इधर देखो। तो झंडे को कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे, समझ रहे हैं मेरी बात? झंडा, तो आपने इसको ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। अनुकंपा ऐसे लिखने के बाद ऐसे लिखेंगे, बात समझ रहे हैं भैया?
ऐसे लिखेंगे। क्लियर है मेरी बात? बात क्लियर है दोस्त? क्लियर है बात? सुनते रहना भाई, एक एक चीज है ना बड़े काम की चीज है भाई। हाँ जी, अब देखना मेरी बात, जब तक मेरे भाई आप सुनेंगे नहीं ना तब तक मजा ही नहीं आने वाला। ये बात लिख के ले लीजिएगा भाई। अच्छा, अब मैंने जैसे ही आपके सामने कहा कि रे के भेद कितने होते हैं भैया, 4 होते हैं। मैं कहूंगा दोस्त रे के मूल रूप से कितने भेद होते हैं? मूल रूप से कितने भेद होते हैं? तो आपने जवाब होनी है भैया मूल रूप से सर 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं बच्चे? 3 भेद होते हैं। अब सुनना मेरी बात को, यहां से अब आपकी प्रक्रिया शुरू होती है। यहां से अब आपकी प्रक्रिया शुरू होती है और आप विश्वास मानना ये आपको बहुत कुछ फायदा देने वाला है। कैसे? इधर देखो, मैंने कहा राम, तो आपने कहा गुरुजी रारत इसमें लिखा है। हाँ, तो मैंने कहा रारत कैसे लिखा है? आपने कहा ये लिखा है। तो रारत कैसा है? पूरा है। आपने कहा पूरा है। अब कार्य में आप देख रहे हैं आपके सामने ये लिखा है रारत कार्य में पूरा। तो ये जो रारत है ना इसको बोल देंगे रेफ रूप। और ये कैसा होता है बच्चे? याद रखेंगे, एक आधा रारत होता है, स्वतंत्र रारत होता है। बात समझ रहे हैं भैया? अभी सब समझ जाओगे। मैंने कहा प्रकार, तो आपने कहा सर ये जो प्रकार में रारत लिखा है, ये प्रकार में जो रारत लिखा है इसको अपन क्या बोलेंगे? तो आपने कहा ये लिख रहा है हमारे सामने, इसको अपन पदेन रूप बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? पदेन रूप। और ये रारत कैसा होता है? पूरा होता है। ट्रक में देखो, आपने देखा ट्रक में ये क्या लिख रहा है? टे, और टे को हलंत लगाएंगे तो ये आधा बनेगा व्यंजन। और इसमें ये जो लगा है ना ये ही पदेन रूप है जो यहां पे लगा है प्रकार पे। देखो यही तो लगा है। तो आप कहेंगे इसमें रारत में ये और ये दोनों, ये भी तो देखो पदेन रूप हुआ। इसलिए मूल रूप से कारक कितने होते हैं? रारत कितने होते हैं? 3। तो आपने कहा वैसे टोटल रारत कितने होते हैं? तो आपने कहा 4। बात क्लियर है भाई? ओ भाई सुनिए ध्यान से। अब मैंने जैसे ही आपके सामने ट्रक कहा तो आपने कहा गुरुजी टाटे पे जो लग रहा है ना ये रारत आधा या पूरा? तो मैंने कहा दोस्त ये पूरा होता है। क्यों? अभी बड़ी छेद करके दिखाऊंगा आपको, सुनना। इसी को बोलते हैं पदेन रूप। अब यहां से थोड़ी सी बात बिगड़ती है और एक चीज निकल के आती है। एक बात बताओ सर हमें कि इसमें आधा और पूरा कौन से हैं? तो आपको जवाब देना है हमेशा केवल एक रारत आधा होता है जिसका नाम क्या है मेरे दोस्त? आप कहेंगे भैया जिसका नाम होता है रेफ रूप। क्या होता है बेटा? रेफ रूप। समझ में आ रही है बात? बात क्लियर है भाई? आप कहेंगे बिल्कुल क्लियर है। अब इधर देखना मेरी बात, कह रहा है एक रा आधा बाकी पूरे होते हैं। बाकी पूरे होते हैं, ठीक है? बाकी पूरे होते हैं। आधा कार्य में लिखा है, देखो आपके सामने रेफ रूप ये रहा। आधा कार्य में लिखा है आपके सामने रेफ रूप ये रहा, जो केवल एक ही होता है आधा, बाकी सब रारत पूरे होते हैं। अपनी बात समझ गए भाई? ओ भाई थोड़ा दिमाग लगाओ, बिना दिमाग लगे मेरे दोस्त कुछ नहीं होना, समझ में नहीं आना, रत्ती भर भी नहीं आना दोस्त। याद रखना, रत्ती भर भी। जो शब्द मैं आपको लिखा रहा हूं, जो शब्द मैं आपको समझा रहा हूं, यकीनन आप इन शब्द पे खरा उतरने का काम करिएगा, तब मजा आने वाला है। याद रखना आ जाओ, ठीक है? फिर कहोगे आप ये क्या हुआ, पहले ही बता दे रहा हूं। अब आपने जैसे ही ये चीज देखी, अब आ गई आपके सामने एक सरडी। आपने कहा है सर यू क्या है? अरे भाई यू ही तो गेम है भाई, यू ही तो गेम है, इस गेम के अलावा कुछ भी नहीं है। क्या सर यहां से सीधा प्रश्न मिलेगा? अरे भाई बिल्कुल लिखा हुआ मिलेगा, बिल्कुल रखा हुआ मिलेगा मेरे भाई। थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। जरा भी दिमाग नहीं लगाने की हिम्मत है ना तो फिर भाई सो लो, थोड़ी देर सो लो। दोपहर का वक्त हो चुका है, रात का वक्त होने वाला है, सो जाओ, थोड़ा सा सो जाओ ना। ओके, अब आते हैं, चलो अब आते हैं प्रक्रिया की ओर। बोलो क्या प्रक्रिया पे आगे बढ़े? जय मां सरस्वती। आ जाओ, अब सीखो। बताओ यहां तक सब कुछ समझ में आया? अब आगे बढ़ता हूं मैं। एक बार प्लीज सारे दोस्त मुझे थम्स अप करके बताएं कि भैया एकदम रेडी है माल। बोलो भैया, भैया एकदम रेडी है काम, ऐसे कहो। बताओ भाई। बताओ भाई। बताओ हमें भी जमाने की खुशियां, तेरे दिल का नगमा मिला है। बताओ जमाने की खुशियां, वो भी हमें ये सवाही मिला है। एक एक यूनिवर्सिटी, एक एक कोई भी एग्जाम आप दे रहे हैं, आप मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। अगर आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि क्या सिलेबस के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। और अगर चल रहे हैं
तो आप यकीनन फायदे की दिशा में काम करेंगे। ये बात मैं आपको बताने देना चाहता हूं, ये बात मैं आपको बता देना चाहता हूं। अब आते हैं भाई इस शब्दों पे। आपने कहा ये क्या शब्द है सर? मैंने कहा यार थोड़ा सा समझो ना, शब्द देखना आप क्या है। चलो, आपने कहा आवाज सही है सर, एकदम गलत लिखा है। आवाज शब्द ऐसे लिखा जाएगा जहां पर नुक्ता आएगा, ये ध्यान रखने वाली बात है, ध्यान रखना जो जो करता जाऊं मैं। मैंने कहा अनधिकार शब्द सही है सर, एकदम 100% सही है। अनाधिकार कोई भी शब्द नहीं होता, ये बात आप ध्यान रखिएगा भी। अनाधिकार ऐसे लिखा हुआ आपने देखा होगा, अनाधिकार कोई भी शब्द नहीं होता, ये बात आप ध्यान रखिएगा, ये गलत है। ओके, अनधिकार शब्द होता है, ना पे डंडा नहीं मिलेगा, ना पे डंडा यहां पे लगा है तो गलत है। तात्कालिक शब्द एकदम सही है, कैसे बना है याद रखेंगे, तत्काल किससे बना है बच्चे? तत्काल प्लस इक से बना है। कैसे बना है मेरे भाई? तत्काल प्लस इक से। तो मैंने कहा जब इक प्रत्यय लगाना है तो मूल शब्द के पहले स्वर में दीर्घ करने का काम करेंगे। कैसे? तो पहला स्वर आपने कहा यहां छोटा आ है, तो बाद में क्या कर देंगे भैया? बड़ा आ कर देंगे। इतनी तो पहचान है। हाँ, तो आपने कहा तत्काल प्लस इक बराबर तात्कालिक। बादाम कैसे लिखेंगे? आपने कहा गुरुजी बादाम सही लिखा है एकदम। साप्ताहिक में आपने कहा गुरुजी सप्ताह प्लस इक हो जाएगा, आपने कहा हाँ जी। क्या हो जाएगा बच्चे? सप्ताह प्लस इक हो जाएगा, तो आपने कहना भी एकदम हो जाएगा। मैंने कहा अर्पण एकदम ठीक है भैया। मैंने कहा उज्जवल एकदम ठीक है, व्यंजन संधि का उदाहरण है। और आशीर्वाद एकदम ठीक लिखा भी, रारत यहीं लिखेगा वाव रखे पे। क्लियर है भाई? भाई एकदम क्लियर है, आ जाओ। मैंने कहा ऐतिहासिक, आपने कहा बिल्कुल है गुरुजी। मूल शब्द क्या है? इतिहास है, इतिहास है प्लस ठीक है। अब याद करो, मैंने उपसर्ग और प्रत्यय में आपको समझाया होगा ये बात जरूर, कि मैंने कहा जब इक प्रत्यय लगा हो और छोटी ई या बड़ी कुछ भी आ रही हो मूल शब्द में, तो उसको बड़ी ए कर दिया जाता है। तो आप कहेंगे कैसे? देखो आपके सामने बड़ी ए बना दिया, बस इतना काम करना है। और अंतिम वर्ड को हटाकर प्रत्यय जुड़ जाता है। बस ये सब प्रत्यय में मैंने सिखाया है आपको, समझ रहे हैं ना? यहां थोड़ा बताता चल रहा हूं ना। मैंने कहा भी आहार सही लिखा है, आपने कहा एकदम सही है। ज्योत्सना एकदम सही है। आधा ता और आधा सा आएगा, ये बात ध्यान से रखने वाली बात है, ध्यान से रखनी है भाई सब, ठीक है ना? हस्तक्षेप एकदम सही है भैया। हस्तक्षेप कई बार पूछा गया शब्द है, जो क्या होता है? गलत होता है। हस्तक्षेप जो बार कई बार पूछा गया शब्द है, जो कैसा होता है? 100% गलत होता है। अनुदित एकदम सही है। अनु प्लस उदित होता है, तो उ प्लस उ बराबर बड़ा उ बनेगा, क्योंकि वहां दीर्घ संधि का उदाहरण होता है, इसलिए अनुदित होता है। बात क्लियर है भाई? बात क्लियर? आ जाओ। मैंने कहा भी अनुसरण, आपने कहा बिल्कुल अनुसरण सर हम करते आए हैं और करते रहेंगे, आपने कहा एकदम ठीक लिखा, कोई दिक्कत ना। सा ये वाला आएगा दंत वाला। अमावस्या सर एकदम सही है। अपहुनति एकदम सही है, हाल आधा होता है बेटा, ठीक है? ओके, याद रखना। अशुद्ध एकदम सही लिखा है। अध्ययन 100% सही है। आद्र एकदम सही है। अकृत्रिम सही है। और कैलाश मेरे दोस्त कितने बच्चे ऐसे हैं जो एकदम सही लिखा है? आप कहेंगे सर नहीं गलत लिखा है सर, ये कैलाश सर ऐसा नहीं पढ़े हम। अरे भैया ये हिंदी है, घर की खेती नहीं है, जब मर्जी चले और जब मर्जी आ गए। तो आपने कहना ये कैलाश मेरे दोस्त आपका नाम हो सकता है, व्याकरण में इसी कैलाश की मान्यता है बस। ओके, और जब ये कैलाश, जब 3 ऑप्शन कोई और गलत हो और ये कैलाश लिखा हो, तो आप इसको भी सही मानेंगे। ये बात याद रखना, यूपीएसआई में क्वेश्चन को पूछ लिया गया है हिंदी में, है ना? तो कभी प्रीवियस ईयर का हवाला देके आपको क्वेश्चन गलत हो जाए, तो मैं आपको भी बता देता हूं इस बात को कि समझ लेना। जब तीनों क्वेश्चन ऑप्शन गलत हो और एक ही ऑप्शन मिले, तो आपको समझ जाना है कि यही ऑप्शन शुद्ध है, ठीक है? ये माना गया है एक बार, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया है, ठीक है भाई? 2017 की जो भर्ती हुई थी यूपीएसआई की, उसमें है ये। आ जाओ। अब से मैं पुराना लगने लगा, अब से मैं पुराना लगने लगा, मैं तो तुझ पे फिदा अब होने लगा। ये हिंदी के लिए गीत है भाई। हिंदी को जितना मोहब्बत से पढ़ोगे ना, आनंद आता रहेगा। अंत्याक्षरी एकदम सही है। आधा ना आधा ता आता है। आशीर्वाद 100% सही है। ढकना सही है, क्या बताओ? आपने कहा बिल्कुल सही है, क्योंकि नीचे नुक्ता नहीं आएगा, नीचे नुक्ता नहीं आएगा। बात समझ गए? निरन्य एकदम सही लिखा है। भागीरथ एकदम सही लिखा है, भागीरथ, ठीक है? मैंने कहा प्रामाणिक एकदम 100% सही है। आपने कहा क्यों? मैंने कहा भैया प्रमाण प्लस इक बोलो सिखाया था क्या? प्रमाण प्लस इक बोलो दो सिखाया था क्या आपने? हाँ जी। मैंने कहा हस्तक्षेप अभी सिखाया, सही है। व्यवहारिक सही है। एक ने कहा हाँ, व्यवहार मूल शब्द होता है। और मैंने कहा पहले शब्द में बड़ी की मात्रा वो बड़ा हो जाएगा, आपने कहा हाँ जी। तो व्यवहार प्लस इक बराबर व्यवहारिक, देखो बढ़िया का डंडा लग रहा है, देख रहे हैं? 4 दीवारी एकदम सही है। 4 दीवारी एकदम सही, दोनों शब्द ठीक है भाई, याद रखेंगे। आहार ठीक है। आर्यभट्ट ठीक है। आकाश ठीक है। बात क्लियर है? हथनी आपने कहा बहुत बढ़िया, ठीक है। और नाराज एकदम ठीक है। नाराज पे नुक्ता आएगा, ये बात ध्यान देने वाली है, ठीक है भाई? मैंने कहा व्यावसायिक एकदम सही है। व्यवसाय हो जाएगा मूल शब्द।
व्यवसाय हो जाएगा, यह बात समझना भैया। और प्रत्यय क्या हो जाएगा, आपने कहा गुरुजी इक हो जाएगा, व्यवसाय प्लस इक बराबर व्यावसायिक। ठीक है भाई। आपने कहा बारात एकदम ठीक है भाई, आजमाइश एकदम ठीक है, आविष्कार 100% गलत है मेरा भाई, आविष्कार 100% गलत है। आपने कहा क्यों, मैंने कहा भैया आविष्कार शब्द होता है बड़ा आएगा और मूर्धा वाला सा आएगा, आपने कहा इसलिए आविष्कार ऐसे लिखा जाएगा। क्लियर है। नादान तू समझ इस जिंदगी दिलबुझी को, नादान तू समझ इस जिंदगी दिलबुझी को, तेरे इश्क का क्या जुनून है, तेरे हर पल से जो गुजरा हूं मैं, हर गली मोहल्ले में तेरा ही सुकून है। ठीक है, आ जाओ। आपने कहा ब्राह्मण आधा हाल आएगा, एकदम सही है। सांसारिक आपने कहा बिल्कुल आएगा भैया, संसार प्लस इक होता है, याद रखेंगे, संसार प्लस इक होता है। आपने कहा 100% बात जम रही है सर, कोई दिक्कत ना। मैंने कहा आजकल एकदम ठीक है, आगामी एकदम ठीक है। बोलो मानते हो भैया, बोलो मानते हो क्या भाई, आ जाओ। मैंने कहा दोस्त आपके सामने एक और शब्द आपके सामने आता हुआ और बहुत बढ़िया तरीके से। आप कहेंगे हालात सही है, हाँ जी। मैंने कहा आती थे सही है, हाँ जी। आकांक्षा, मैंने कहा हाँ जी। हृदयकशिपु, हाँ जी। मैंने कहा आध्यात्मिक, हाँ जी। मैंने कहा अस्वीकार, आपने कहा हाँ जी। उन्मीलित, हाँ जी। अनुग्रहित शब्द गलत है, ऐसे लिखा जाएगा, री आएगी। ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान देनी है, समझ रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें भाई साहब, आप सभी लोग है भाई। कहां से करें गुरुजी, अरे आपके सामने चैनल है भाई, इसको सब्सक्राइब करो। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो है भाई। गुरुजी क्या बात कर रहे हो, मैं नहीं भाई, करना तो पड़ेगा, कर देना, ठीक है भाई।